हेलो एवरीवन। 8 मार्च 2025 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज मार्केट हॉलीडे है बट अभी जो है हम लोग मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं सो दैट कि मार्केट में हमें कैसे बने रहना है और किस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करें, इसका एक बेसिक डायरेक्शन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सो इस हफ्ते अगर हम लोग मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो मार्केट में जैसे जो ग्लोबल मार्केट में मदर मार्केट कंसिडर किया जाता है यूएस का मार्केट, उसकी बात करें तो डाउ जोन्स जो है कल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में जाके बंद हुआ है आधे परसेंट की तेजी के साथ में। S&P 500 की भी बात करें जो वहाँ का ब्रॉडर इंडेक्स है वो भी 0.5% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। नास्डैक की अगर हम बात करें तो नास्डैक यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वो लगभग 0.79% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। और अभी अगर हम लोग यूएस मार्केट को ओवरऑल एनालिसिस करें तो यूएस मार्केट में भी थोड़े बहुत कंसोलिडेशन, इनफैक्ट वो अपने हाई से नीचे के लेवल्स पे आया हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें तो वो अपने टॉप से लगभग 5% करेक्टेड है, रिसेंट टॉप से अगर हम लोग बोलें। और नास्डैक की बात करें तो वो अपने रिसेंट टॉप से लगभग 9.5% के आसपास में करेक्टेड हो रखा है। और अभी वैसे बहुत ज़्यादा जो इलेक्शन से रिलेटेड और ट्रम्प के बहाल होने से रिलेटेड, एज ए प्रेसिडेंट आने से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स थे उसमें मार्केट काफ़ी तेज चला और वहाँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया। लेकिन अभी जो है थोड़े बहुत वन वे रैली के बाद में ये सब कंसोलिडेशन का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमें। और वहाँ का ब्रॉडर इंडेक्स भी 5% डाउन है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स जो है 9.5% डाउन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगातार जो है कमजोरी देखने को मिली थी। यूएस में जब मार्केट का वन वे रैली कर रहा था तो उसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। उसके बहुत सारे रीजन थे, उसमें से एक रीजन तो एफआईआईज की लगातार सेलिंग थी, वैल्यूएशंस कंसर्न्स थे। इंडिया का मार्केट काफ़ी महंगा उनको दिख रहा था, इस हिसाब से वो लगातार पैसे जो हैं इंडियन मार्केट से उन्होंने विड्रॉ किए हैं और अभी भी ये ट्रेंड जारी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडियन कंपनीज़ के द्वारा भी बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं किए गए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके बहुत तोड़ू-फोड़ू या मचाऊ नहीं देखने को मिले थे। तो इस हिसाब से भी इंडियन मार्केट में जो है बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है और अभी जो है ये अपने लोअर लेवल्स के आसपास में ही बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 अभी फ़िलहाल 22,552 के लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। 22,500 के लेवल के आसपास ये मेंटेन कर रहा है और ये अगर आप देखेंगे तो अपने रीसेंट टॉप से लगभग 14% करेक्टेड है। 14% के आसपास की जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रखा है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये अभी 48,500 के लेवल के आसपास में है और अगर आप देखेंगे तो ये अपने टॉप से लगभग 11% करेक्टेड है। सो मार्केट से एफआईआईज जो है अपने पैसे को लगातार विड्रॉ किए हैं और डीआईआईज ने लगातार अपने पैसे जो हैं वो पंप किए हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। सो अब इन सब के बीच में अगर आप देखें तो एक अलग टाइप का इक्वेशन जो है फिलहाल बना हुआ है। सो इस लेवल पे जैसे एफआईआईज तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब वैल्यूएशंस जब उनको अट्रैक्टिव लगेंगे और उस समय जब वो रिटर्न आएंगे तो जो लोग भी उस समय तक स्पेशली जो डीआईआईज अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके बैठे रहेंगे तो वहाँ से उनको अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन वही कंसर्न रहता है कि आप जो है जो भी बाइंग कर रहे हैं, जो भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो एक हेल्दी स्टॉक पोर्टफोलियो होना चाहिए। कोई भी एरू-गैरू अगर आप स्टॉक्स बाई कर लें और ये उम्मीद करें कि आप लेके उसको बैठे रहेंगे और आपका पैसा जो है ग्रो करेगा, वो बहुत चैलेंजिंग रहता है। आपको अच्छे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने हैं। अच्छे स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन के लिए आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निफ्टी या ब्रॉडर इंडेक्स के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उन वो भी अगर आप बेहतर लेवल्स पे उनको पाते हैं तो आप उनको बाई कर सकते हैं। या फिर जो सबसे बेटर तरीका रहता है, अगर आपके पास में डायरेक्ट इक्विटी का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँ। वो एक सेफर बेट होता है कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन। इसके अलावा मार्केट में अगर आप मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो मिड कैप हालांकि कल के मार्केट में थोड़ा डाउन रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगातार तेजी देखने को मिली है। इधर मार्केट में निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। इस पूरे वीक में जो है मार्केट ने रिकवरी के प्रयास किए हैं और इसके बाद में जैसे ये कंसोलिडेट होके ये अगर ऊपर बढ़ता है तो ठीक ठाक रिटर्न जो है हमें देखने को मिलेगा।
अभी अगर हम एफआईआईज़, डीआईआईज़ के डेटा को एक बार देखें तो एफआईआईज़ ने कल के मार्केट में लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआईज़ के द्वारा लगभग 2300 करोड़ की बाइंग की गई है। सो इस पूरे वीक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पूरे वीक में इस वर्किंग वीक में अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग वीक में तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास में एफआईआईज़ द्वारा सेलिंग की गई है और डीआईआईज़ द्वारा लगभग 20,000 करोड़ के आसपास में बाइंग की गई है। अगर आप केवल मार्च 2025 की बात करेंगे तो मार्च 2025 में ओवरऑल लगभग 15,500 करोड़ के आसपास में सेलिंग की गई है और डीआईएस के द्वारा जो है 20,000 प्लस करोड़ की बाइंग की गई। वैसे भी अभी एक ही वीक हो रहे हैं तो उस हिसाब से ये सारा सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है मार्च में। आज 8 मार्च है। इसके अलावा अगर आप 2024 और 25 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2024 में अगर आप देखें तो एफआईआई सेलिंग का एक विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा। 2024 में एफआईआईज़ द्वारा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की गई है, जबकि डीआईएस द्वारा उसी ईयर में 2024 की बात अगर हम लोग करें तो 5,27,000 करोड़ 5,27,000 करोड़ के आसपास में बाइंग की गई है। इट्स अ ह्यूज नंबर। सो डीआईएस ने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और उसके बावजूद भी एफआईआईज़ की सेलिंग का प्रभाव तो हमें देखने को मिल रहा है और दूसरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स का भी जो प्रभाव जो है वो इंडियन मार्केट पे देखने को मिला है। 2024 में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा एफआईआईज़ के द्वारा सेलिंग की गई, डीआईएस के द्वारा 5,27,000 करोड़ के आसपास में बाइंग की गई है। अगर हम 2025 की केवल बात करें तो 2025 में अभी केवल 3 महीने, तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है, मार्च का महीना। उसमें अगर आप देखेंगे तो 1.61 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ द्वारा अभी की जा चुकी है। और अगर आप डीआईआईज़ की बात करेंगे तो 1.72 लाख करोड़ की बाइंग जो है डीआईआईज़ द्वारा की गई है। सो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का इक्वेशन समीकरण में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और ये इंटरेस्टिंग है चूँकि एफआईआईज़ लगातार मनी जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं और उनको दूसरे मार्केट्स जहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं, जहाँ पे उनको वैल्यूएशंस फेयर दिख रहे हैं, वहाँ पे वो लगा रहे हैं और अभी के एग्जांपल में चाइनीज़ मार्केट जो है वो एक बेहतर एग्जांपल उनको दिखा है। जहाँ तक अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे तो चाइनीज़ मार्केट में एफआईआईज़ द्वारा पैसा लगाने की खबर काफ़ी जगह ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। सो एनीवेज ये सारा सिचुएशन अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो अभी जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है फ़िलहाल थोड़ा फेयरफुल है। वो किस लिए? तो बेसिकली टैरिफ के जो मेजर्स हैं, खासकर रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर्स जो हैं वो काफ़ी खतरनाक वे में देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में यूएस गवर्नमेंट द्वारा, ट्रंप के द्वारा बहुत सारे ओकेजन्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात की गई है, टैरिफ हाइक की बात की गई है और एक तरह से दूसरे कंट्रीज़ को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि आप जो है यूएस यूएस पे अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं, यूएस के प्रोडक्ट्स पे अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं तो रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर्स के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ऐसे में टैरिफ वॉर के चक्कर में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से इम्पैक्टेड होता है और आज के सिनेरियो में अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी हाईली ग्लोबल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा होता है, ग्लोबली लिंक्ड है। स्पेशली इंडियन मार्केट भी इससे अछूता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने जो है कनाडा के कुछ प्रोडक्ट्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर्स लगाए हैं। कनाडा द्वारा चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके अगर आप देखें तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हाइक किया गया। सो इसके जवाब में जो है चाइना ने कनाडा से प्राप्त होने वाले जो फार्म प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है 100% टैरिफ हाइक किया है। सो इसके अलावा एडिशनल टैरिफ्स भी लगाए गए हैं। तो ये एक तरह से टैरिफ वॉर वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो कि हेल्दी नहीं माना जाता है अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो। तो इसमें सारे मार्केट में जो है सेंटिमेंट्स थोड़े ख़राब होते हैं और ये पिछले कुछ समय से जो है ये टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन जो है बना हुआ है। कोई क्लियर कट अभी पॉलिसी डायरेक्शंस नहीं मिले हैं और अभी देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अ, अगर आप इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो क्वार्टर टू के परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 25 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 5.6% मात्र इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था। तो एक स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर रहा है और यहाँ से यहाँ के इक्विटी मार्केट से पैसे बनाने वाला जो पार्ट है
वो भी एक तरह से डोल्डरम में घूम रहा है या फिर वहाँ एक चैलेंज देखने को मिल रहा है। हालाँकि क्वार्टर 3 में जो इंडियन मार्केट का परफ़ॉर्मेंस देखें या इकोनॉमिक ग्रोथ का देखें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स थोड़े इम्प्रूव्ड हुए हैं, 6.2% हमें देखने को मिला है। और फर्दर जो है आने वाले क्वार्टर में भी, फोर्थ क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो देखते हैं कि किस तरह से जो है मार्केट पार्टिसिपेट करता है और किस तरह से जो है इकोनॉमी का ग्रोथ आने वाले समय में रह रहा है। अ, इस मेजर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का प्रयास देखने को मिल रहा है मार्केट लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। आरबीआई द्वारा मेजर्स लिए जा रहे हैं। इवन अप्रैल में भी ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में आरबीआई द्वारा रेट कट अनाउंस किया जाए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बने और जो मच नीडेड जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा वो कंपनीज को मिले चीपर वैल्यूएशन पे, चीपर रेट पे, सो दैट कि वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को अपना उठा सकें और बेहतर नंबर्स शो कर पाएँ। आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, जहाँ पे जो है मार्केट की लिक्विडिटी को ध्यान रखा जा रहा है। सो फिलहाल जो है सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है ताकि मार्केट को सपोर्ट मिले। और अब ये इतने सारे ग्लोबल सिनेरियो पे या इतने सारे डेटा के बीच में एक रिटेल पार्टिसिपेंट क्या करे, ये भी हमें समझना है। सो रिटेल पार्टिसिपेंट को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, उसको बस यही करना होता है कि अच्छे स्टॉक्स जो अभी एक तरह से सेल लगा हुआ है अच्छे स्टॉक्स का, उसमें से जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं, आरओई, आरओसी, अ, उ उ उसमें डेवलपमेंट्स अगर आप देखें कि किस तरह से वो वहाँ पे जो है कम आगे कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस देने के लिए खड़ी है। ये सारी चीज़ें अगर आप बेहतर थोड़ा एनालिसिस अगर आप कर पाते हैं और उसमें अगर बने रहते हैं तो आपको अच्छे नंबर्स, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।